नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है बेटा आप सभी का आपके अपने एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और अपनी आज की जो क्लास है इसमें हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो नया टॉपिक है आपका अधिगम। क्या है? अधिगम। तो अधिगम को अभी बहुत लोग क्या समझोगे कि सर बात करने वाले हैं आज अधिक गम के बारे में, है ना। कि सर जब दुख जीवन में बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको अधिगम बोलते हैं, है ना। चलिए भाई, तो बोर्ड आपका रिस्पांस नहीं कर रहा है तो 2 मिनट का टाइम लगेगा। चलिए, जब तक बोर्ड रिस्पांस करता है तब तक हम लोग बात करते हैं अधिगम के बारे में। क्या होता है बेटा आपका अधिगम? बताइए, क्या बोलते हैं अधिगम को इंग्लिश में? अधिगम। अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग, या फिर अगर आपके नॉर्मल शब्दों में बात कर लें हिंदी में तो इसका मतलब होता है सीखना। भाई हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? हम लोग पढ़ते हैं बाल विकास। बाल विकास का मतलब यह हुआ कि जहां पर बच्चा हर चीज को सीखता है, किसी ना किसी तरीके से सीखता है। अब भाई बच्चों के सीखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के सीखने पर अलग अलग राय दी। कुछ ने बताया कि बच्चे ऐसे सीखते हैं, कुछ ने बताया उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित होता है, कुछ ने कहा जो सीखना होता है कोई संबंध नहीं, कोई मेहनत नहीं, जब सीखना होता है तो बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है। कुछ ने कहा पुरस्कार का महत्व है, कुछ ने कहा पुरस्कार का महत्व नहीं है सीखने में। तो सभी मनोवैज्ञानिकों ने बच्चा कैसे सीखता है इसके बारे में अलग अलग राय रखी। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं एज एन अधिगम का सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग राय अपनी दी उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अब उसमें हम लोग बात करने वाले हैं अधिगम के सिद्धांतों की आज की क्लास में। बेटा मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि 3 से 4 मनोवैज्ञानिक आपके लिए आज की क्लास में कवर अप किया जाए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सको। तो अधिगम के सिद्धांत, हमारी आज के क्लास का जो टॉपिक है वो है अधिगम के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अब इस थ्योरीज ऑफ लर्निंग में आज हम जो पहली थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडविन रे गुथरी की। एडविन रे गुथरी, पहला जो सिद्धांत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे एडविन रे गुथरी का। तो अब सबसे पहली बात आती है कि ये जो एडविन रे गुथरी साहब हैं ये रहने वाले कहां के थे? तो याद रखना बेटा ये अमेरिका के रहने वाले हैं। फिर जो दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आएगा कि सर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, क्योंकि भाई कई बार आपसे एग्जाम में पूछ भी लेता है कि ये सिद्धांत का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये वाला सिद्धांत किसने दिया है। 4 ऑप्शन नीचे, 4 मनोवैज्ञानिकों के। और एक ही व्यक्ति के बेटा याद रखना कि एक ही व्यक्ति के सिद्धांत के कईयों नाम हैं और आपसे एग्जाम में यही होता है कि जो नाम आपको, एक नाम जो होता है जो उनका मोस्ट फेमस होता है, सबको पता होता है, जो अदर नेम्स होते हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इस सिद्धांत को हम और इस सिद्धांत को किसने बनाया। अब जैसे पुनर्बलन का सिद्धांत आपसे एक दिन क्वेश्चन मैंने किया था कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है, तो जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसी सिद्धांत को हम लोग पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि स्किनर ने ही दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे आते हैं। तो यहां पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट रहेगी, सिद्धांत तो समझना ही है, वो तो हर कोई करता है, लेकिन जो सिद्धांत के अन्य नाम हैं उन पे भी पूरा फोकस रखना है ताकि हमें याद रहे कि ये सिद्धांत इसी को कहते हैं। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग बात करेंगे आज एडविन रे गुथरी की। ठीक है, अब इनके सिद्धांत के नाम देखो क्या क्या हैं। पहला है इनका एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत। एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत। दूसरा है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं अधिगम का समीपता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अधिगम का समीपता का सिद्धांत। और तीसरा नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सहचर का सिद्धांत, यानी कि SR एसोसिएशन थ्योरी। SR बॉन्ड थ्योरी नहीं, SR एसोसिएशन थ्योरी। ठीक है, तो 3 नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। दूसरा नाम क्या है? अधिगम की समीपता का सिद्धांत, अधिगम की समीपता का सिद्धांत, और जो तीसरा नाम है इनके सिद्धांत का वो है आपका
SR एसोसिएशन या उद्दीपक अनुक्रिया सहचर्य का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सहचर्य का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सहचर्य का सिद्धांत। ठीक है बेटा, तो ये तीन नाम हैं। अच्छा, इनके तीनों नाम जब आप थ्योरी को पढ़ोगे तो इन्होंने साबित भी किया कि अगर मैंने किसी सिद्धांत को कोई नाम दिया है तो उसके पीछे कोई कारण है, उसके पीछे भी कोई कारण है। अभी आपको देखना, एक एक करके मैं तीनों चीजें समझाऊंगा कि क्यों इसको हम एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, क्यों हम इसको अधिगम की समीपता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको अभी आज की ही क्लास में समझ में आ जाएगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, जब अधिगम एक ही बार में होता है तो यानी कि त्रुटि और प्रयास का नियम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भाई एडविन रेगुथरी साहब ने कहा कि किसी चीज को सीखने के लिए हमें बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता है। हमें जो सीखना है उसे हम एक बार में खट से सीख जाते हैं। नहीं सीखना है तो जिंदगी भर मेहनत करते रहो। यानी कि आपका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आप जिंदगी भर मेहनत करते रहो, आप उस चीज को नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो चीज भी हमको सीखनी होती है हम एक बार सीख जाते हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि थॉर्नडाइक का जो त्रुटि एवं प्रयास का नियम है वो गलत है। चलो, तो पहली बात यही लिख लो। तो यही है आपका एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कि हमें जो कुछ भी सीखना होता है उसे हम एक बार में सीख जाते हैं। इसीलिए इनके सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, जब अधिगम एक ही बार में होता है तो त्रुटि एवं प्रयास का नियम गलत है। और ये किसका एक्सप्लेनेशन हो गया? जो मैंने आपको इनका पहला नाम लिखा है सिद्धांत का कि एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत, उसी चीज को ये चीज साफ साफ बता रही है ना, साफ साफ क्लियर कर रहा है कि अधिगम बच्चे को जो सीखना होता है वो एक बार में सीख जाता है, हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है तो यानी कि एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत हो गया कि बच्चे को जो कुछ भी सीखना है वो एक ही बार में सीख जाएगा। पहली वाली बात, जो पहला नाम था सिद्धांत का, वो क्लियर हुआ भाई। चलो, दूसरी बात, इन्होंने दूसरा नाम क्या दिया? इन्होंने दिया अधिगम की समीपता का सिद्धांत। क्या दिया था? अधिगम की समीपता का सिद्धांत। दूसरा नाम देखो मैंने क्या लिखाया है, अधिगम की समीपता का सिद्धांत। अब इधर देखो बेटा, इनका कहना था कि जब हम, देखो भाई, मान लिया, एक डायग्राम से समझो, ये एक कमरा है, ये घर है, घर में इतने ढेर सारे कमरे हैं। ठीक, अब यहां पे हमने एक बिल्ली बैठा दिया, कैट को बैठा दिया। अब यहां से हल्का सा रास्ता खुला है, ठीक है, और थोड़ा सा रास्ता खोल देते हैं यहां से, और फिर खोल देते हैं यहां से। ठीक है, इतने रास्ते हमने खोल दिए। अब ये बताओ कि जैसे मान लिया कि बिल्ली को हमने यहां बैठाया है, अचानक से बिल्ली का इस घर से बाहर जाने का मन होगा तो बिल्ली इस कमरे से यहां आएगी, इस कमरे में, फिर इस कमरे से बाहर निकलेगी, ये वाला काम करेगी, या उसको बाहर, मान लो इसको डंडा लेके दौड़ा लिया हमने, ठीक है, यहां से हम इसको डंडा लेके दौड़ाए, तो अब ये इस कमरे से होते हुए इस कमरे को जाएगी, या फिर फट से इसके सामने जो रास्ता है खट से बाहर निकल जाएगी। तो क्या हुआ कि इंसान उसी अनुक्रिया का चयन करेगा जो उसको सबसे नजदीक में मिल जाए, यानी कि शॉर्टेस्ट वे का इंसान चयन करता है। प्राणी अधिगम के लिए उसी अनुक्रिया का चयन करेगा जो उसके सबसे नजदीक हो। भाई एक बात बताओ, मेरे घर के बगल में हिंदी के एक बहुत अच्छे सर रहते हैं, ठीक है। अब जब सब अच्छे सर मेरे घर के बगल में ही रहते हैं तो क्या मैं कहूंगा नहीं मैं दिल्ली जाकर के ही हम हिंदी पढ़ूंगा? यार दुनिया कहेगी यार घर के बगल में पूरी दुनिया उनसे पढ़ने आती है तो तुम वहां दिल्ली क्यों जाओगे, उनसे पढ़ो। तो यानी कि
अधिगम के लिए हम उसी अनुक्रिया का चयन करेंगे जो हमारे सबसे नजदीक में मौजूद हो। भाई आपके मम्मी पापा जब आपका स्कूल में नाम लिखा है तो उन्होंने क्या देखा कि अच्छा स्कूल जो घर के पास में हो और सबसे अच्छा स्कूल हो, घर के पास में जो सबसे अच्छा विद्यालय मौजूद हो वहीं पे उन्होंने आपका नाम लिखा दिया। तो ये भी तो उसी का एक एग्जाम्पल हुआ कि प्राणी अधिगम के लिए उसी अनुक्रिया का चयन करेगा जो उसके सबसे नजदीक में मौजूद हो। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? प्राणी अधिगम के लिए उसी अनुक्रिया का चयन करेगा जो उसके सबसे नजदीक हो, जो उसके सबसे नजदीक हो। प्राणी उसी अनुक्रिया का चयन करेगा जो उसके सबसे नजदीक हो। और ये क्या है, ये सेटिस्फाई करता है इनका समीपता का सिद्धांत। ऊपर जो लाइन लिखी मैंने वो एकल प्रयास अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया, एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत हो गया। अब तीसरा नाम आपने पढ़ा है क्या? SR एसोसिएशन, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया का सहचर्य। देखो भाई, इनका कहना था कि जब बच्चा बिना पुरस्कार के, जब बच्चा बिना पुनर्बलन के सीख रहा है तो क्यों हम जबरदस्ती उसको पुरस्कार देंगे? भाई बताइए। इनका कहना था कि जब व्यक्ति बिना पुरस्कार के या बिना पुनर्बलन के सीख रहा है तो हम काहे फर्जी का अपना पैसा बर्बाद करें भैया कि लाला के पुरस्कार दें, कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो उद्दीपक है हमारा और जो अनुक्रिया बच्चा कर रहा है उनको आपस में जोड़ करके बच्चों को सिखाने का प्रयास करिए। पुरस्कार और पुनर्बलन की कोई जरूरत नहीं है सीखने के लिए, अधिगम के लिए पुरस्कार और पुनर्बलन की जरूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब बच्चा खुद से सीख रहा है तो आप जबरदस्ती से क्यों पुरस्कार पुनर्बलन की बात बीच में लेके आ रहे हो, मत लाओ। बल्कि जब बच्चा सीख ले उसके बाद आपका मन कर रहा है कि हाँ बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, सीख लिया है, तो जब बच्चा सीख ले तब उसको लाकर के आप पुरस्कार दे दीजिए। तो क्या होगा कि जब बच्चे ने वो चीज सीख ली तो उसको ये चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगी कि यार उस बार मैंने वो वाला काम किया था ना, जब मैंने वो वाला आंसर याद किया था तो मुझे पुरस्कार मिला था। तो यानी कि फिर जब पुरस्कार उस काम के लिए, उस उपलब्धि के लिए जुड़ जाएगा जो उसने हासिल किया है, तो फिर वो चीज उस चीज को कभी नहीं भूलेगा, फिर वो उस चीज को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आप कहो कि हम याद करने के पहले ही तुमको पुरस्कार दे दें ताकि तुम याद करो, तो भाई पुरस्कार मिल गया, अपना काम हो गया। अब हम याद करें ना करें, पढ़ें ना पढ़ें, क्या मतलब है? तो फिर आप नहीं पढ़ोगे। क्लियर हुई बेटा बात? तो ये वाली बात है, लिखो। जब बिना पुरस्कार या पुनर्बलन के उद्दीपक से अनुक्रिया हो रही है, जब बिना पुरस्कार या पुनर्बलन के उद्दीपक से अनुक्रिया हो रही है तो पुरस्कार की जरूरत क्या है? जल्दी से बताओ। तो पुरस्कार की क्या जरूरत है भाई फर्जी का? तो पुरस्कार की जरूरत क्या है? भाई जब बच्चा खुद से सीखे ले रहा है, जब वो सीख रहा है तो हम क्यों जबरदस्ती का पुरस्कार दें? इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया को ही आपस में जोड़िए, ना कि उसको पुरस्कार या पुनर्बलन से जोड़िए। इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया को ही आपस में जोड़ा जाना चाहिए। उद्दीपक अनुक्रिया को ही आपस में
जोड़ना चाहिए, को ही आपस में जोड़ना चाहिए। इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया को ही आपस में जोड़ना चाहिए। क्लियर हुई बेटा बात? तो अब यहां पे देखो, इसने एक चीज कह दिया साफ साफ कि पुरस्कार और पुनर्बलन सीखने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। अधिगम के लिए पुरस्कार और पुनर्बलन नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि पुरस्कार और पुनर्बलन ना भूलने के लिए दिया जाना चाहिए। भाई हमने सीख लिया, हमने गुथरी का सिद्धांत समझ लिया, बढ़िया से आपको समझा दिया, अब मुझे क्या मिलना चाहिए? अब मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए, ताकि मैं इस चीज को दोबारा कभी भूलूं ही ना, कि अब मुझे गुथरी हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। जब पुरस्कार मिल जाएगा तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि भाई जब मैंने गुथरी को समझा था, गुथरी ने ये चीजें कही थी, तब मुझे सर ने पुरस्कार दिया था। तो क्या होगा कि अब ये मेरे दिमाग में परमानेंट बैठ जाएगा। ठीक है, जब आपको पुरस्कार मिल जाएगा तो आप इसको कभी भूलोगे नहीं। जैसे आपको भी याद होगा कि बचपन में जब आपको मेडल्स और सर्टिफिकेट्स मिलते हैं तो आपको याद होगा, भाई मैंने साइंस कंपटीशन जीता था, मुझे गोल्ड मेडल मिला था। आज भी आपको याद है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हुई जिंदगी में जो आपने सीखा, आंसर किया, लेकिन आप उनको भूल गए। लेकिन जहां पे आपको कोई पुरस्कार या पुनर्बलन मिल जाता है, वहां पे आप चीजों को नहीं भूलते हैं। तो यहां पे ये जो बात लिखी है, इसी बात को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा, कि जब बिना पुरस्कार या पुनर्बलन के उद्दीपक से अनुक्रिया हो रही है तो पुरस्कार की जरूरत क्या है? इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया को ही आपस में जोड़ना चाहिए। फिर इसी में एक पॉइंट आगे और लिखो कि सीखने में पुनर्बलन की जरूरत नहीं है। सीखने में पुनर्बलन की जरूरत नहीं है, बल्कि पुनर्बलन ना भूलने के लिए दिया जाना चाहिए, ना भूलने के लिए दिया जाना चाहिए, के लिए दिया जाना चाहिए। ठीक है, बल्कि पुनर्बलन ना भूलने के लिए दिया जाना चाहिए। ठीक है बेटा? इतनी बातें क्लियर हो गई? ये बेटा बात हो गई एकदम मुद्दे की, जो सिद्धांत में इनके था। तीन बातें मैंने आपको क्लियर किया कि उद्दीपक और अनुक्रिया को जोड़िए, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में पुरस्कार को मत लाइए, पहली बात। दूसरी बात, इंसान उसी रास्ते से सीखता है जो उसके सबसे नजदीक में अवेलेबल हो, यानी कि उस रिसोर्स का, उस संसाधन का उपयोग करता है सीखने के लिए जो उसके सबसे नजदीक हो। और इन्होंने कहा कि बच्चा बार बार एक ही काम को बार बार करके वो सिर्फ बोर होता है, वो सीखता नहीं है। उसको जो सीखना होता है वो एक बार में सीख जाता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत कहा गया। तीन बातें बेटा क्लियर हुई? चलो अब यहां से आ जाओ इनके प्रयोग पे, कि इन्होंने प्रयोग अपना किस पे किया। चलो लिखो, गुथरी ने अपने प्रयोग अपने सहयोगी हार्टन के साथ बिल्लियों एवं खरगोशों पर किया। इसलिए इनके प्रयोग को गुथरी हार्टन प्रयोग भी कहते हैं। याद रखना कि जो टोटल एक्सपेरिमेंट था उसमें इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था हार्टन, इसलिए कहीं कहीं पर इनके प्रयोग को गुथरी हार्टन प्रयोग भी कह देते हैं। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हुई बेटा?
एक जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, गुथरी के बारे में एक बात जो पूछी गई है, इनका सिद्धांत का नाम छोड़ के एक बार नाम पूछा गया है, और एक बार और आपसे क्वेश्चन आया है कि वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने अधिगम में पुरस्कार और पुनर्बलन को वरीयता नहीं दिया है। तो वो आपके कौन है? एडविन रे गुथरी। इन्होंने कहा कि अधिगम के लिए नहीं जरूरी है, बल्कि पुरस्कार और पुनर्बलन ना भूलने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये वाली बात लिख लीजिएगा कि गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम में पुरस्कार या पुनर्बलन को वरीयता नहीं दिया है। गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम में पुरस्कार को वरीयता नहीं दिया है, को वरीयता नहीं दी है, जिन्होंने अधिगम में पुरस्कार को वरीयता नहीं दी है। क्लियर हुई बेटा बात? चलो अगले क्वेश्चन, अगले कुछ पॉइंट्स लिख लो। गुथरी ने अपने प्रयोग अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कैट इन अ पजल बॉक्स में प्रकाशित किया है। ठीक है, गुथरी ने अपना प्रयोग अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कैट इन ए पजल बॉक्स में प्रकाशित किया है। क्लियर बेटा बात? तो ये हो गए आपके एडविन रे गुथरी। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं जानना है, पर्याप्त है जितना आपको मैंने बताया। चलो भाई एक बार देख लेना कि आपने क्या क्या चीजें देखी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत किया बेटा इनके सिद्धांत से। मैंने आपको बताया कि एडविन रे गुथरी जो हैं वो अमेरिका के रहने वाले हैं। एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत दिया है, अधिगम की समीपता का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सहचर्य का सिद्धांत है इनका। चलो अब ये फिर बाकी मैंने आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दिया है इनके सिद्धांत के जो अन्य 3 नाम हैं वो कैसे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा एडवर्ड टॉलमैन को। एडवर्ड टॉलमैन के सिद्धांत का नाम आप सभी को याद होगा, चिन्ह अधिगम के सिद्धांत के नाम से सबसे ज्यादा जो फेमस है इनका सिद्धांत वो है चिन्ह अधिगम के सिद्धांत के नाम से। किस नाम से? चिन्ह अधिगम के सिद्धांत के नाम से। उसको हम लोग उद्दीपक सिद्धांत भी बोलते हैं, चिन्ह अधिगम सिद्धांत भी बोलते हैं, अव्यक्त अधिगम यानी कि लैटेंट लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, और भी ढेर सारे नाम है इनके सिद्धांत के। एक एक नाम पर कैसे सेटिस्फाई करेंगे देखना, थ्योरी जब पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि कैसे इन्होंने अपने सिद्धांत के हर पार्ट को कवर किया है। कोई भी नाम फर्जी नहीं है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में चिन्ह अधिगम के सिद्धांत के नाम से ही आएगा, नाम वो कोई भी दे सकता है। ठीक है, और अक्सर एग्जाम में यही करता है कि जो मोस्ट फैमिलियर नेम होता है उसको नहीं पूछता है, वो किसी और नाम से ही पूछता है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हेडिंग डालो एडवर्ड टॉलमैन। एडवर्ड टॉलमैन। टॉलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया? टॉलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया, जल्दी से बताओ। लिखो यहां पे हेडिंग बनाओ सिद्धांत के नाम। कई ढेर सारे नाम मैं आपको लिखवाने वाला हूं, किसी भी नाम से एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो नाम को विशेष महत्व देख के चलेंगे हम लोग। सिद्धांत के नाम, पहला तो आप लोग सब जानते हो जो सबसे कॉमन है, पहला चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। चिन्ह अधिगम का
सिद्धांत। दूसरा है स्थान अधिगम का सिद्धांत। स्थान अधिगम का सिद्धांत। तीसरा है उद्दीपक अधिगम का सिद्धांत। उद्दीपक अधिगम का सिद्धांत। चौथा है आपका आव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, लैटेंट लर्निंग थ्योरी। आव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। और लास्ट जो पांचवा है आपका, उसको बोलते हैं उद्दीपक निष्पादन अधिगम का सिद्धांत। उद्दीपक निष्पादन अधिगम का सिद्धांत। बहुत ही आसान सा सिद्धांत है, नाम भले ही आपको बड़े ढेर सारे मिल गए हैं तो आपको लग रहा हो कि बहुत कठिन सिद्धांत है। अब ये याद रखना, इसमें उद्दीपक अधिगम का सिद्धांत है, यानी कि इसको एस थ्योरी भी बोलते हैं। एस थ्योरी, उद्दीपक, ठीक है। यहां पे उद्दीपक दो बार होगा। उद्दीपक अधिगम का सिद्धांत, एस थ्योरी। स्थान अधिगम का सिद्धांत और चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। सबसे ज्यादा ये चिन्ह के नाम से ही जाना जाता है। अब पहले हम लोग इन तीन नामों को एक बार में समझेंगे, चिन्ह, स्थान और उद्दीपक, ठीक है। पहले एक पॉइंट लिखो जो मैं लिख रहा हूं, वहीं से आपको आधी चीजें उस पॉइंट से समझ में आएंगी, ठीक है। तो कि हम चिन्ह से चिन्ह, उद्दीपक से उद्दीपक तथा स्थान से स्थान सीखते हैं। हम चिन्ह से चिन्ह, कॉमा, उद्दीपक से उद्दीपक, उद्दीपक से उद्दीपक तथा स्थान से स्थान तथा स्थान से स्थान सीखते हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात लिखो, हमारा अधिगम चिन्हों से होता है, चिन्हों से होता है। उस दौरान अनुक्रिया मायने नहीं रखती। अनुक्रिया मायने नहीं रखती। अब देखो बेटा, सिद्धांत का नाम क्या है? चिन्ह से चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, स्थान अधिगम का सिद्धांत, उद्दीपक अधिगम का सिद्धांत। अच्छा, उद्दीपक को क्या बोलते हो? स्टिमुलस। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि समोसा, ठीक है, बहुत पसंद है आप लोगों को, पानी पूरी बहुत पसंद है, पिज्जा बहुत पसंद है। आपने, चलो पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं, समोसा वाला कॉमन हो गया है, ठीक है। आपने पिज्जा देखा, पिज्जा देख के आपको पिज्जा खाना बहुत पसंद है, आपके मुंह में पानी आ गया, तो पिज्जा कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन तो इसलिए ये क्या है? उद्दीपक हो जाएगा। आपके मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स, यानी कि अनुक्रिया हो जाएगी। ये रिस्पॉन्स है, यानी कि अनुक्रिया हो गई, ठीक है बच्चा, ये आपकी अनुक्रिया हो गई। तो पिज्जा क्या है बेटा? पिज्जा है उद्दीपक, और मुंह में पानी आना क्या है? रिस्पॉन्स है, यानी कि अनुक्रिया है। तो आपने एक उद्दीपक मैंने आपको बताया, आप जब सामने आपके कभी दूसरा उद्दीपक उसी प्रकार का आएगा तो आप समझ जाओगे। इसी तरीके से एक स्थान से मैंने आपको परिचित कराया, जब आप दोबारा कहीं जाओगे, कोई और प्लेस का नाम कोई लेगा तो आप समझ जाओगे स्थान है। ऐसे ही हम चिन्ह से
एक चिन्ह हमको कोई दिखा दिया जाता है और फिर उसी जैसा जब कोई दूसरा चिन्ह मिलता है तो हम उसको भी पहचान लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम स्थान से स्थान, चिन्ह से चिन्ह और उद्दीपक से उद्दीपक सीखते हैं। ठीक है, उस दौरान हम क्या कर रहे हैं उसको देख के हम क्या अनुक्रिया देंगे ये मायने नहीं रखता है। हमारे जो हम सीखते हैं, हम उन चिन्हों से, हम उन स्थानों से, हम उन उद्दीपकों से सीखते हैं। हमारी अनुक्रिया का कोई भी रोल सीखने में नहीं होता है। हम जब सीख लेते हैं, अनुक्रिया तब करते हैं। पहले सीखते हैं हम किससे हैं? सीखते हैं हम हमेशा चिन्हों से हैं। सीखने में अनुक्रिया का कोई रोल नहीं है। क्लियर हुई बेटा बात? तो ये तो शुरुआत के इनके 3 नाम हो गए। अब एक पॉइंट लिखो, उससे मैं चौथा नाम आपको क्लियर कर रहा हूं। कई बार हम अनजाने में सीख लेते हैं, लेकिन पता तब चलता है, जब हमें उसकी जरूरत हो। जब हमें उसकी जरूरत हो। अब ध्यान से समझो बेटा बात को। सिंपल सा एग्जांपल, आप रास्ते में जा रहे हैं, बहुत ढेर सारे बोर्ड्स देखे होंगे आपने, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी रहती हैं। अब एक बार मैं जा रहा था तो एक बार रास्ते में लिखा था स्कॉलर्स हब, स्कॉलर्स होम। क्या लिखा था? स्कॉलर्स होम। ठीक है, अब उस समय मैंने इसको पढ़ लिया, याद आया वो इमेज मेरे दिमाग में, जो फ्राइड ने कहा नहीं या चेतन मन, ऐसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के स्टोर हो गया कि कहीं पे मैंने पढ़ा है स्कॉलर्स होम। फिर एक दिन मैं इंग्लिश में डिक्टेशन लिख रहा था, मेरे सर बोल रहे थे, और सर जब बोल रहे थे और मैं लिख रहा था तो वहां पे वर्ड आया स्कॉलर्स, होम नहीं आया था, स्कॉलर्स आया। क्या आया? स्कॉलर्स। तो अब मेरे दिमाग में तुरंत गया, यार स्कॉलर की तो तुम्हें स्पेलिंग भी नहीं पता है, आप क्या करोगे? हो गई पिटाई। तुरंत दिमाग में गया, यार स्कॉलर्स कहीं तो देखे हैं, कहीं तो पढ़े। याद आया, हाँ वहां पे स्कॉलर्स मैंने देख रखा है। फट से स्कॉलर्स वाली स्पेलिंग मेरे दिमाग में वापस आई और मैंने वहां पे सही सही लिख दिया। तो कई बार ऐसा होता है, आप खुद की लाइफ में देखोगे ना बेटा, इसको तो आप खुद से रिलेट कर लो कि कई बार हम अनजाने में सीख जाते हैं, लेकिन पता था अरे मुझे ये भी आता है, अरे भैया बड़ी बात है भाई, मुझे तो नहीं पता था मुझे आता है। तो कई बार क्या होता है कि हम अनजाने में सीख जाते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब कभी इन फ्यूचर कभी हमें उसकी जरूरत पड़ गई, तब वो हमको याद आ जाता है कि हाँ ये तो मैंने सीखा था। तो बस वही बात है कि कई बार हम अनजाने में सीख जाते हैं, और यही है आपका लैटेंट लर्निंग थ्योरी या अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। क्या है? अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। एक बात और लिख लो जो टॉलमैन ने कही कि अनुक्रिया सीखने से कुछ नहीं होगा, सीखने से कोई फायदा नहीं है। सीख तो पूरी दुनिया रखी है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। अनुक्रिया सीखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये मत सोचो कि रट लिए कोई मतलब, जब इसको एग्जाम में अप्लाई करके आओगे, जब वहां नंबर लेकर के आओगे ना, तब पूरी दुनिया मानेगी कि तुमने पढ़ा था। ऐसे तुम रोज क्लास करो, एग्जाम में फेल ना, तो कोई नहीं मानेगा कि तुमने क्लास किया है। सब कहेंगे यूट्यूब पे खोल लेते थे, मूवी देखते थे, पढ़ते वढ़ते नहीं थे, ठीक है। तो अनुक्रिया से कुछ नहीं होगा, बल्कि सीखने के बाद प्रदर्शन में सुधार आना चाहिए। सीखने के बाद प्रदर्शन में सुधार आना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रदर्शन में सुधार आना चाहिए, ठीक है बेटा। बल्कि सीखने के बाद प्रदर्शन में सुधार आना चाहिए। तो ये हुई बात आपके एडवर्ड टॉलमैन साहब की, ठीक है। और यही आपकी ये जो लिखा है ना, उद्दीपक निष्पादन अधिगम, जो लास्ट में मैंने नाम लिखाया है, देख लो इधर, ये उसी को लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है। उद्दीपक निष्पादन अधिगम का सिद्धांत कि सीखने से कुछ नहीं होगा, निष्पादन करना आना चाहिए, कि आपने जो सीखा है उसको आप समझा सको, उसको आप कोई एक रिजल्टेंट ला सको कि हाँ
ये चीज मैंने सीखी है तो ये ऐसे होती है, तब जाके कोई फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। चलो अब अगले पे आ जाओ, एक नेक्स्ट पेज पे एक दो बातें और हैं उनको लिख लो। अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए, अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए टॉलमैन ने अपना प्रसिद्ध यहीं पे लिख लो जगह है तो, चूहों पर आधारित भूल भुलैया प्रयोग किया। कौन सा? भूल भुलैया प्रयोग किया और इसी प्रयोग के दौरान अपना प्रसिद्ध शब्द कॉग्निटिव मैपिंग, यानी कि संज्ञानात्मक मानचित्र, हिंदी में बेटा कॉग्निटिव मैपिंग दिया। अपना प्रसिद्ध शब्द कॉग्निटिव मैपिंग दिया। ठीक है, इसके बाद एक किताब है जो कि आपको याद रखना है। इनकी किताब है बुक कॉग्निटिव मैप्स इन रैट एंड मैन। कॉग्निटिव मैप्स इन रैट एंड मैन, ये किताब है इनकी जो इन्होंने लिखी है। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात? देख लो, इतनी सारी बातें बताई मैंने आपको। क्लियर हुई बेटा बात? याद रखना कि कॉग्निटिव मैपिंग वर्ड किसने दिया है, संज्ञानात्मक मानचित्र शब्द किसने दिया है, तो वो आपके किसने, टॉलमैन ने दिया है। किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया है। किताब कौन सी है? कॉग्निटिव मैप इन रैट्स एंड मैन। और पीछे मैंने एक एक जितने भी नाम है मैंने उनको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सारे नाम और सबका एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज किया है। ठीक है, अब एक और सिद्धांत देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है अभी अपने पास तो देख लेते हैं बेटा एक और सिद्धांत देखने के पहले एक चीज और देख लीजिएगा कि अगर आप ऐसी ही कंप्लीट थ्योरी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, ठीक है, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए अगर आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो है सिर्फ 999 रुपए और सुपर टेट की जो बैच की प्राइस है वो है 1499 रुपए। आप कोई भी बैच, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो पहली बार तो इस वाले बैच से जुड़ सकते हो, सुपर टेट की कर रहे हो तो आप इस वाले बैच से जुड़ सकते हो। यहां पर आपको मिलेगा टोटल 5 सब्जेक्ट्स की क्लासेस और यहां आपको मिलते हैं टोटल 14 सब्जेक्ट्स की क्लासेस। कितने? 14 सब्जेक्ट्स की क्लासेस। ठीक है, क्या क्या मिलेगा आपको इस बैच में? तो यहां आपको मिलेगा बेटा कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस, कंप्लीट थ्योरी क्लासेस प्लस 10 मॉक टेस्ट, क्लास नोट्स पीडीएफ, स्टडी मटेरियल पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, प्लस डाउट क्लासेस। एक चीज इसमें और लिख लीजिएगा कि प्लस डाउट क्लासेस, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है,
अभी आपको क्या करना है, अगर आप इनमें से किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास ये वाला नंबर है 7311174888। इस पर आप तुरंत कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्लासेस कहां चलेंगी, तो क्लासेस आपकी यूट्यूब पे नहीं होंगी, वो होंगी एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर। कहां होंगी, एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई बैच की। अब चलो आगे आ जाओ और लिखो एल्बर्ट बंड्यूरा का सिद्धांत। किसका, एल्बर्ट बंड्यूरा। ये सिद्धांत सबको, इनका नाम भी पता है और इनके सिद्धांत का नाम भी पता है। ये चीज मुझे भी पता है कि इनके नाम सुनते ही सब लोग अरे सर क्या पढ़ाएंगे इनको, इनका तो पता है सर, सब जानते हैं इनके बारे में। क्या जानते हो भाई? चलो, तो कहां के रहने वाले थे, पहला सवाल, कनाडा के रहने वाले थे। कहां के निवासी हैं, कनाडा के निवासी हैं। किस चीज के लिए जाना जाता है, तो इनको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने के लिए जाना जाता है। जो मेन नाम है इनके सिद्धांत का वो है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत। अब और भी ढेर सारे नाम हैं इनके सिद्धांत के, उसको देखते हैं। सिद्धांत के कुछ नाम, तो एक तो भाई आपको पता है, वो आप बिना मेरे कहे लिख लोगे। कौन सा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब एक नाम जो आपको पता था वो मैंने लिख दिया। अब और कोई बताएगा कि और कौन कौन से सिद्धांत के क्या क्या नाम है। दूसरा लिखो अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत। तीसरा नाम लिखो अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत, यानी कि जब आप अनुकरण करते हो किसी का और फिर सीखते हो। एक आता है आपका आदर्श आधारित या मॉडलिंग अधिगम का सिद्धांत, आदर्श आधारित या मॉडलिंग अधिगम का सिद्धांत। एक दिन प्रैक्टिस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना, वहां पे वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मॉडलिंग किससे संबंधित है। फिर 4 ऑप्शन थे, तो आपका आंसर था सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से। किससे, मॉडलिंग। मॉडलिंग का क्या मतलब हुआ कि रोल मॉडल, आइडियल, जिसको देख करके आप सीखते हो उसको क्या बोलते हैं, उसको मॉडल बोलते हैं। ठीक है। एक आता है आपका अवलोकनात्मक प्रेरणात्मक अधिगम, अवलोकनात्मक या फिर प्रेरणात्मक भी लिख सकते हो, मैंने एक लिख दिया, फिर याद रखना प्रेरणात्मक भी बोलते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो ये 5 नाम है इनके सिद्धांत के जो मैंने आपको बताया है। ठीक है बेटा, देखो भाई सिद्धांत को मैं चाहूं तो 2 मिनट में भी आपके सामने खत्म कर दूं। देखो कैसे हम समाज से सीखते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। हम समाज में किसी को देख करके सीखते हैं और जिसको देखते हैं उसको भी नहीं पता होता है कि हम उसको देख करके सीख रहे हैं, इसीलिए अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत है। हम किसी का अनुकरण करके सीखते हैं, इसीलिए अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत है। हम आदर्श किसी को अपना आइडियल बनाते हैं और जिसको अपना आइडियल बनाते हैं उसी का अनुकरण करते हैं, इसीलिए आदर्श आधारित या मॉडलिंग अधिगम का सिद्धांत है। हम किसी को जिसका हम अनुकरण करते हैं उसको हम देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। कहानी खत्म। ठीक है, क्लियर, खत्म हो गई कहानी। अब बताइएगा, चलो लिखो। पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंड्यूरा, पहली बात तो याद रखना है कि बंड्यूरा का सिद्धांत जो है वो अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ठीक है, याद रखना बंड्यूरा का सिद्धांत अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। कैसा है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है।
इनका मानना है कि ना सीखना भी सीखना है। इनका मानना है कि ना सीखना भी सीखना है। मतलब आप कुछ नहीं सीख रहे हो तो भी आप कुछ सीख रहे हो। भाई कुछ ना सीखना भी सीखना है, ना कुछ ना सीखना भी सीखना है। ठीक है। अब देखो यहां से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, कि कई बार हम जिससे सीखना चाहते हैं, हमारा आदर्श होता है, उससे बिना बताए बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। मतलब उसको नहीं पता होता है, आप उसको देख रहे हो, ये सिर्फ आपको पता है। तो कई बार हम जिससे सीखना चाहते हैं, अब आप जिससे सीखना चाहते हो उसे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे आदर्श। कई बार हम जिससे सीखना चाहते हैं उससे अप्रत्यक्ष रूप से सीख लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सीख लेते हैं। हम आदर्श जो हमारा होता है उसको देखकर अवलोकन करके सीखते हैं, इसीलिए सिद्धांत को अवलोकनात्मक सिद्धांत कहते हैं। हम अपने आदर्श का अवलोकन करके सीखते हैं। अवलोकन करके सीखते हैं। तो ये क्या हो गया? अवलोकन करके सीखते हैं, तो क्या हो गया? अवलोकनात्मक सिद्धांत हो गया। अब देखो जो आदर्श है मेरा, जिसको मैं देख करके सीख रहा हूं, पहली चीज तो मैं जो मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, तो यानी कि मैं हो गया अधिगमी, क्योंकि मैं सीख रहा हूं। मैं कहां रहता हूं? मैं समाज में रहता हूं। जिसको देख करके मैं सीख रहा हूं, यानी कि जो मेरा आदर्श हो गया, वो कहां रहता है? वो भी इसी समाज का हिस्सा है। तो जब अधिगमी, अधिगम करता और आदर्श दोनों इसी समाज का पार्ट है, तो हम इनके सिद्धांत को क्या कह सकते हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अब बताओ, बात हुई क्लियर? अधिगमी एवं आदर्श दोनों समाज का हिस्सा हैं। दोनों समाज का हिस्सा है, अतः हम इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या क्यों कहते हैं? अब यहां पे बेटा एक क्वेश्चन जो है, जो बंडूरा से सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया। तो याद रखना कि बंडूरा ने अपना प्रयोग जो है वो बोबो डॉल पर किया था। किस पे? बोबो डॉल पे किया था। बंडूरा ने अपने प्रयोग बोबो डॉल पर किया, जिसमें बालकों के 3 समूह भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे। बच्चों का 3 ग्रुप बनाया था, देख, और फिर उनको डॉल दे रहे थे और फिर देख रहे थे क्या रिएक्शन देते हैं बच्चे। जिसमें बालकों के 3 समूह भी शामिल थे, जिसमें बच्चों के भी 3 समूह शामिल थे।
देखो बेटा, एक तो आपका बंडूरा का सिद्धांत जब आया तो थोड़ा सा अलग था, ठीक है। इन्होंने 4 स्टेप बताया कि जो भी हम देख करके या समाज से हम जो कुछ भी सीखते हैं, इसके टोटल 4 स्टेप है। बाद में इन्होंने अपने सिद्धांत को थोड़ा सा चेंज किया। तो देखते हैं कि बंडूरा के सिद्धांत को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो बंडूरा के सिद्धांत को प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, पहले इन्होंने 4 पार्ट बताए, आदर्श, अवलोकन, धारण और प्रेरक, ठीक है। तो पहला क्या बताया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कि हमें जो काम अच्छा लगता है उस काम से रिलेटेड हम किसी आदमी को अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श को हम फिर अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं। भाई एक इंसान को अपना आदर्श बना लिया, आदर्श बनाने के बाद उसको देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं। फिर उसकी शिक्षा को, उसने जो भी जीवन में बताया उसको हमने धारण कर लिया, यानी कि उसका अनुकरण कर लिया। और लास्ट में हम उसका क्या करते हैं, लास्ट में हम करते हैं प्रेरक आता है, ठीक है। प्रेरक हम उसको अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। अब यहां से बेटा कुछ बात को समझो। देखो जैसे मान लिया, इसका एग्जांपल दे दे। मान लिया ये हाल फिलहाल में आपने एक एग्जांपल देखा है आपके अडानी जी का। आपको बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, आपका मन था कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, और अभी आप कुछ भी नहीं हो। तो भाई आप जो ग्रोथ है वो किसकी तरह चाहोगे? आप सोचोगे कि अडानी जैसी ग्रोथ हो जाए, जितनी जल्दी से अडानी अमीर आदमी बन गए, हम भी वैसे ही अडानी, हम भी अगले अडानी हमको बनना है। तो मान लिया कि आप बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है और आप बनना चाहते हो किसकी तरह? अडानी की तरह। आपने उनको देखा कहां पे? टीवी पे, सेमिनार्स उनके देखे, जो उनके बिजनेस मीट होते थे उसके सेमिनार्स, वो जो बोलते थे आप उनको देखते थे। आपने धारण किया, क्या? अनुकरण किया, जो उन्होंने बताया, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारा, उनकी शिक्षा को जीवन में लाए कि सर ऐसे ऐसे कहते हैं, मैं भी ऐसे ऐसे ही बिजनेस करूंगा, ये रूल है, सर ने बताया था 5 बजे उठना है, मैं भी अब 5 बजे उठूंगा। अब यहां बेटा जब बात आई प्रेरक की, जब आप समाज में आपने उनके द्वारा बताए हुए व्यवहार को किया, तो देखो भाई, या तो आप क्या होंगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। उनके सेमिनार देखा था आपने भाई, उन्होंने धंधा करने का, बिजनेस करने का जो तरीका बताया था आप वही फॉलो अप कर रहे थे, तो आपने उसको अप्लाई किया, अपने जीवन में लाए। अगर आप सक्सेसफुल हुए तो आप क्या करोगे? इस प्रेरक को 2 पार्ट में, अगर आपने उनके द्वारा बताई हुई चीज को माना और उसको अप्लाई किया और आपको पता है मैंने सही किया है, तो आप सबलीकरण करोगे, यानी कि उसी चीज को आगे बढ़ा दोगे अगर आपको फायदा हुआ तो। अगर आपको लगा ये पता नहीं भैया क्या क्या बता दिए, मेरा इतना सारा पैसा डुबो दिए, मेरा लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे? निर्बलीकरण कर दोगे, यानी कि ए भैया इनकी बताई बात पे भरोसा नहीं करना है, अब हम ये जो बिजनेस टिप्स देंगे हम उसके हिसाब से बिजनेस नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। और वैसे भी हमको चोरी बेईमानी कुछ भी नहीं करना है, तो इसीलिए हम इनके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ये तो भैया हमको जेल भी पहुंचा देते, खुद तो बड़े आदमी हैं, बच गए, हमको तो जेल पहुंचा देते। यही तो करोगे ना। तो याद रखना है कि सबसे पहले बंडूरा के सिद्धांत के अनुसार हम सबसे पहले किसी को अपना आदर्श बनाते हैं, उसको देखते हैं, फिर वो जो बताता है उसको हम अपने ऊपर धारण करते हैं, धारण करके फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। अगर उससे हम सक्सेसफुल हुए तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, अगर हम उससे अनसक्सेसफुल हुए तो हम उसको हटा देते हैं। बाद में क्या हुआ कि बंडूरा ने अपने इसी सिद्धांत को, ये जो वर्ड्स लिखे थे इनमें थोड़ा सा चेंज किया, इन्होंने चेंज किया, ठीक है। क्या चेंज किया आइए देखते हैं। बाद में बंडूरा ने अपने सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन किया, ठीक है। बाद में बंडूरा ने अपने सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन किया और अब सिद्धांत के 4 पार्ट्स हैं बेटा, पार्ट्स में कोई अंतर नहीं आया, ठीक है, अभी भी 4 हैं। पहला इन्होंने बताया कि हम सबसे पहले किसी पे ध्यान देते हैं, यानी कि हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अटेंशन रखते हैं, फिर उसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं, यानी कि हम धारण करते हैं।
तो अवधान हो गया, फिर धारण हो गया, फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पुनरुत्पादन करते हैं। और अब आएगा आपका फिर से लास्ट में वही प्रेरक। प्रेरक के फिर से दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका निर्बलीकरण और एक हो जाएगा आपका सबलीकरण। चाहे ऊपर लिखो किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम समझो बेटा बात को, वही चीज है। सबसे पहले देखो इधर, हम अवधान को क्या बोलते हैं, अवधान को हम बोलते हैं अटेंशन। हमने सबसे पहले किसी के ऊपर अपना ध्यान किया, ध्यान करने के बाद उसकी शिक्षा को हमने अपने जीवन में उतारा है, यानी कि धारण किया, रिटेंशन किया, रिटेंशन किया। अब जब उसकी शिक्षा को हमने अपने ऊपर धारण कर लिया, तो अब हम उसको अप्लाई करेंगे, यानी कि किसी कहीं पर समाज में जब जाएंगे तो रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन, कि भाई जो चीज सीख के आए हैं वो सही है कि नहीं। अब अगर वहां से तारीफ मिली तो सबलीकरण, अगर मारपीट के भगा दिए गए तो निर्बलीकरण कर देंगे उस व्यवहार का। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी है आपकी, ठीक है। क्लियर हुई बेटा बात, क्लियर हुई बेटा बात? जल्दी से बताओ, समझ में आया सिद्धांत? सिंपल है यार, समझो बात को। सबसे पहले मैंने किसी को देखा, देखने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा बहुत बढ़िया बात बताते हैं यार। उनकी शिक्षा को अपने जीवन में धारण किया, धारण किया तो भाई अब उसको कहीं ना कहीं तो भाई बहुत अच्छी चीज सीख के आए हैं, तो उगलने की तो इंसान का प्रवृत्ति है कि हाँ, जो अगर कुछ बढ़िया पता चल गया तो सबको बताना है पूरे मोहल्ले में, मैं ये जानता हूं। तो क्या किया हमने, उस बात को कहीं और बताया। उस बात को जब मैंने व्यक्त किया कहीं पर बताया, तो या तो मुझे तारीफ मिलेगी या तो मार मिलेगी। अगर मुझे तारीफ मिली तो मैं उसको और आगे कंटिन्यू करूंगा, दो चार लोगों को और बताऊंगा। अगर पहली बार में ही किसी ने लठिया के भेज दिया तो खत्म भैया, गलती हो गई, ना बताएंगे, पता नहीं काका बता भेज दिया, पिट भी गए हम, ठीक है। तो ये वाली स्थिति हो जाती है आपकी, ठीक है बेटा। अब इसके बाद इनकी एक आध किताबें हैं, वो लिख लो, बुक्स। पहली है आपकी साइकोलॉजिकल मॉडलिंग। क्या है? साइकोलॉजिकल मॉडलिंग। साइकोलॉजिकल मॉडलिंग नाम की इनकी एक किताब है। दूसरी जो किताब है इनकी, उसका नाम है द सोशल लर्निंग थ्योरी। द सोशल लर्निंग थ्योरी, द सोशल लर्निंग थ्योरी। और जो तीसरी किताब है इनकी, उसका नाम है सोशल लर्निंग इन साइंस। सोशल लर्निंग इन साइंस। क्लियर बात? तो इतनी किताबें हैं इनकी। बाकी अगर आप, जैसे मैंने आज आपको ये सिद्धांत वगैरह पढ़ाए, अगर आप इसको कंप्लीट पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो आपको इस वाले नंबर पर बेटा कॉल करना होगा, या डायरेक्ट एग्जाम कोच का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो आप प्ले स्टोर पर जाकर के, ठीक है। एग्जाम कोच लिखोगे, आपका अपना वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, वहां से आप बैच को परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो आप 7311748888 पर एनी टाइम कॉल मैसेज कर सकते हो। आई होप कि आज की क्लास, सिद्धांत सारे बढ़िया थे भाई, सिद्धांत सारे बढ़िया थे, समझने वाले थे। आई होप कि आपको ये सारे सिद्धांत बहुत बढ़िया से एकदम समझ में आए होंगे। देख लो मैंने कितने सिद्धांत बताए। हम लोगों ने शुरुआत किया अधिगम की। क्या होता है अधिगम? अधिगम का मतलब होता है सीखना। उसके बाद एडविन रे गुथरी का सिद्धांत देखा है, गुथरी के बाद टॉलमैन का सिद्धांत देखा, टॉलमैन का सिद्धांत समझा है। उसके बाद हम लोगों ने अल्बर्ट बंड्यूरा का सिद्धांत समझा है। और ये इतनी आज की कहानी थी। 3 सिद्धांत हम लोगों ने आज की क्लास में कवर अप किया है। अपनी अगली क्लास में हम लोग कुछ और सिद्धांतों के साथ मिलेंगे, लेकिन वो ऐप पे होंगी। ये एक आज आपका फ्री डेमो वर्जन था। और ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ये पीडीएफ भी मैं अभी टेलीग्राम पे डलवा दे रहा हूं, तो किसी को नोट्स बनाना हो तो बना सकता है। ऐसी पीडीएफ रोज मिलती है ऐप में, लेकिन ठीक है टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर लेना है आपको। एग्जाम कोच 1, एग्जाम कोच 1 लिखोगे, आपको अपना वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में बेटा इतना ही, फिर मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।